इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के बटमालू इलाके में जारी मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। आपको बता दें कि इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ अब भी जारी है। एनकाउंटर में सीआरपीएफ के एक अधिकारी भी जख्मी हुए हैं। जो अभी अभी अपडेट मिल रही है इस पूरे खबर पर, इस एनकाउंटर में सीआरपीएफ के एक अधिकारी हमारे घायल हुए हैं। यहां आतंकियों के होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था, जिसके बाद आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में यह मुठभेड़ शुरू हो गई थी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में यह बटमालू इलाका है, जहां पर दोनों के बीच में मुठभेड़ चल रही है। शुजा उल हक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शुजा, लेटेस्ट अपडेट। जी बिल्कुल, ये एनकाउंटर पिछले 2 घंटे से लगातार इस इलाके में चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि श्रीनगर का एक बहुत ही बिजी इलाका है बटमालू, जहां पे ये एनकाउंटर शुरू हुआ है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को 2 से 3 जो मिलिटेंट्स हैं उनके होने की खबर थी और तभी इस ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया था। अब तक एक जो मिलिटेंट है उसके मारे जाने की पुष्टि हो गई है। एक सीआरपीएफ के ऑफिसर हैं, उनके भी जख्मी होने की पुष्टि हो गई है। ये भी बताया जा रहा है कि एक सिविलियन जो है वहाँ पे भी जख्मी हुआ है। ये सब चीजें, इन सब चीजों की पुष्टि हो गई है और ये भी बताया जा रहा है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो मैं आपको बता दूं कि श्रीनगर के एक बहुत ही बिजी और कंजेस्टेड इलाके में ये ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शुजा आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे चीन की। जी हां, एलएसी पर जारी तनाव को लेकर पूरा हिंदुस्तान एकजुट है। चीन इस बात से घबरा गया है और उसकी इसी घबराहट का नतीजा है कि अब वो माइंड गेम खेल रहा है। चीन ने विवादित इलाके में लाउडस्पीकर लगाए हैं। आखिर चीनी फौज का लाउडस्पीकर लगाने के पीछे मकसद क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं। बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं। जिस चीन के खिलाफ हिंदुस्तान पूरी तरह से अलर्ट है, वो चीन माइंड गेम में जुटा है। वो जानता है कि अब उसका कोई दांव कामयाब नहीं होने वाला। फिर भी वो रोजाना नए नए हथकंडे अपना रहा है, प्रोपेगेंडा रच रहा है, साजिशें कर रहा है। अब उस चीन की नई चाल सुनिए। चीनी फौज ने एलएसी पर लाउडस्पीकर लगाए हैं। जी हां, रणभूमि में खड़ी रेड आर्मी ने लाउडस्पीकर लगवाकर नया दांव चला है। उन लाउडस्पीकर पर बजाए जा रहे हैं पंजाबी गाने। सवाल उठना लाजमी है कि जो चीनी सैनिक ढंग से हिंदी नहीं समझ सकते, उन्हें पंजाबी गाने के तराने से क्या वास्ता? आखिर ड्रैगन सेना का पंजाबी गानों से क्या कनेक्शन है? फिंगर 4 के इलाकों में भारतीय सेना मजबूत स्थिति में है। दुश्मन की फौज पर पल पल की नजर रखी जा रही है। वो भारत के रेंज में हैं। ऐसे में चीन लाउडस्पीकर वाली चाल चलकर वो भारतीय जवानों को भटकाने की फिराक में है। जिस फिंगर 4 इलाके में पीएलए ने लाउडस्पीकर लगाए हैं, इस इलाके में 8 सितंबर को 100 राउंड से ज्यादा गोलियां चली। बीते 20 दिनों में चीन 3 बार गोलीबारी कर चुका है। पहली बार 29 से 31 अगस्त के बीच पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर, दूसरी बार 7 सितंबर को मुखपरी हाइट्स इलाके में और तीसरी बार 8 सितंबर को पैंगोंग झील के उत्तरी छोर पर। चीन इस बात से वाकिफ था कि 10 सितंबर को मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर चीनी विदेश मंत्री से मिलने वाले हैं। वो जानता था कि भारत शांति बहाली के लिए बातचीत की कोशिशों से पीछे नहीं हटेगा। इन सब के बावजूद वो एलएसी पर तनाव बढ़ाने की कोशिशों से बाज नहीं आया और अभी भी वो हिमाकत जारी है। तभी तो चीन के विदेश मंत्रालय ने फिर से वही पुराना और झूठा राग अलापा। लोकसभा में 2 दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को टारगेट किया तो उस पर जवाब देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा
कि भारत ने द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन किया। भारत ने अवैध तरीके से सीमा पार कर उकसाया, सीमा क्षेत्र में एक तरफा कार्रवाई करते हुए यथास्थिति को बदला और चीनी सैनिकों को धमकाने के लिए गोलियां चलाईं। चीन के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती, क्योंकि उसके झूठ का गुब्बारा फूट चुका है, उसका फरेब वाला नकाब हट चुका है। भारत और चाइना की बाउंड्री का कस्टमरी और ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चाइना नहीं मानता है। हम यह मानते हैं कि यह अलाइनमेंट वेल एस्टेब्लिश्ड भौगोलिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसकी पुष्टि न केवल ट्रीटीज और एग्रीमेंट द्वारा बल्कि हिस्टोरिक यूजेस के प्रैक्टिसेस द्वारा भी हुई है। चीन बातचीत की आड़ में लगातार उकसावे का सिद्धांत अपना रहा है, लेकिन जिनपिंग और उनकी फौज को याद रखना चाहिए कि एलएसी पर जो तैयारी वो आने वाले समय के लिए कर रहा है, जो साजिशें अपने दिमाग में पाल रहा है, उसकी हर काट भारत के पास है। किसी भी हिमाकत का उसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेसे अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। एलएसी पर तनातनी बढ़ रही है तो चीन को लेकर सियासी तनाव खत्म करने की कवायद भी शुरू हो गई है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राज्यसभा में बयान देंगे, जिसके बाद विपक्ष के कुछ नेताओं को भी बोलने का मौका मिलेगा। बुधवार को हुई सर्वदलीय बैठक में यह फैसला हुआ कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर सारी पार्टियों के सुर एक होंगे। लद्दाख में हमारी फौज तैयार है, क्योंकि एलएसी पर तनाव है। हमारे जवानों ने अपनी नजरें पैंगोंग झील के दूसरी ओर गड़ा रखी हैं, क्योंकि चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। इधर दिल्ली में भी चीन को लेकर सरकार सियासी धार देने की कोशिश में जुटी है। बुधवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। मीटिंग में तमाम मुद्दों के बीच चीन को लेकर चर्चा की गई। सूत्र बताते हैं कि सर्वदलीय बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर एक सुर हो। सर्वदलीय बैठक में ये तय हुआ कि आज 12 बजे रक्षा मंत्री चीन को लेकर राज्यसभा में बयान देंगे। रक्षा मंत्री के बयान के बाद विपक्ष के कुछ नेताओं को भी बोलने का मौका मिलेगा और अगर जरूरत पड़ी तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्ष के सवालों का जवाब भी देंगे। रक्षा मंत्री लोकसभा में पहले ही बयान दे चुके हैं और चीन को 2 टूक चेतावनी भी दे चुके हैं। मैं अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से 4 सितंबर को मॉस्को में मिला और उनसे हमारी इन डेप्थ डिस्कशन भी हुई। मैंने स्पष्ट तरीके से हमारी चिंताओं को चीनी पक्ष के सामने रखा, जो उनकी बड़ी संख्या में ट्रूप्स की तैनाती और उनका एग्रेसिव बिहेवियर और यूनिलैटरल स्टेटस को बदलने की कोशिश से रिलेटेड था। मैंने यह भी स्पष्ट किया कि हम इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि चीनी पक्ष हमारे साथ मिलकर काम करे। वहीं हमने अध्यक्ष महोदय यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम भारत की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रक्षा के लिए पूरी तरह से डिटरमिन्ड हैं। लोकसभा में राजनाथ सिंह का बयान विपक्ष को पसंद नहीं आया था। कांग्रेस चीन को लेकर चर्चा कराने की मांग पर अड़ी रही और जब स्पीकर ने मांग नहीं मानी तो पार्टी के सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सवाल तो बहुत कुछ है, लेकिन हम जानते हैं कि सवालों के जवाब ये सरकार देने में इनकार करेगा। हमें सदन के अंदर नहीं बोलने दिया। हम जानते हैं ये सरकार डरते हैं, अगर कांग्रेस कोई सवाल पूछ दे, पूछने से जवाब तो नहीं है, क्या कहेंगे, डरते हैं। कांग्रेस चीन को लेकर सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। शायद यही वजह है कि सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर चीन के मसले पर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की, ताकि संसद में कामकाज सुचारू रूप से चलता रहे। उधर लद्दाख में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 10 दिनों में गोलीबारी की 4 घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान कर रही है चीन की चाल। सैटेलाइट तस्वीरों से अब इस बात के सबूत मिल रहे हैं
कि लद्दाख के देपसांग और दौलत बेग ओल्डी इलाके में चीन फौज का जमावड़ा बढ़ रहा है। एलएसी पर तनातनी और दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए चीन के मसले पर सियासी सन्नाटा बेहद जरूरी है और शायद इसकी कवायद शुरू हो चुकी है। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि बॉलीवुड में ड्रग्स पर घमासान मचा हुआ है। रवि किशन के सवाल का जया बच्चन के पलटवार के बाद बॉलीवुड जैसे कि बट गया हो। एक खेमा मानता है कि ड्रग्स की बात बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए की जा रही है, तो दूसरा खेमा कहता है कि ड्रग्स की गंदगी को साफ करने के लिए थाली में छेद करना जरूरी है। नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। यस, ऐसी थालियों को हम लोगों को सबको जया जी को भी छेदना चाहिए। You cannot tarnish the image of the entire industry. अब मैं पार्लियामेंट में जाके आवाज नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? I completely disagree. आज मुझे लगा राज्यसभा में वो मेरा समर्थन देंगे, उसके बजाय वो हम ही को उल्टा टांग दी। I was really embarrassed and ashamed. ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड में घमासान मच गया है। संसद में बीजेपी सांसद और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन ने बॉलीवुड से ड्रग्स की गंदगी को साफ करने का मुद्दा उठाया, तो राज्यसभा सांसद और फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन ने इसे बॉलीवुड को बदनाम करने के तौर पर लिया। जया बच्चन ने कहा कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, तो जवाब में रवि किशन ने कहा कि छेद करना जरूरी है। जया बच्चन भी उनके साथ आए। In the Lok Sabha spoke who is from the industry against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। हम वहाँ 30 साल से हैं। वहाँ पर अगर किसी हमारे ज़माने में या हम 90s में ऐसा कुछ नहीं था, केमिकल वर्ल्ड नहीं आया था, या जया जी के टाइम पे, अमित जी के टाइम पे, ये अचानक ये केमिकल वर्ल्ड आया और उसको हमने थाली में परोसते हुए देखा, तो हमको बोलना ज़रूरी था। और ऐसी थाली को हम छेदना ज़रूर चाहते हैं, यहाँ पर मेरी युवा पीढ़ी, मेरी इंडस्ट्री के लोग, मेरे देश के बच्चे बर्बाद हों, नशेड़ी बने, तड़प तड़प के मरें, रिहैब सेंटर्स जाना पड़े या तो सुसाइड के लेवल पे चला जाए। तो यस, ऐसी थालियों को हम लोगों को सबको, जया जी को भी छेदना चाहिए। हम सबको मिलकर इसको छेदना चाहिए। विवाद बढ़ा तो कंगना रनौत कूद पड़ी। पूरे बॉलीवुड से टक्कर लेने वाली कंगना ने थाली वाले बयान पर जया बच्चन को निशाने पर लिया। कंगना ने ट्वीट कर लिखा, कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने? एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल, आइटम नंबर्स और एक रोमांटिक सीन मिला था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया। थाली देशभक्ति और नारी प्रधान फिल्मों ने सजाई है। मेरी थाली है जया जी, आपकी नहीं। बॉलीवुड में एक तबका जया बच्चन जैसी सीनियर एक्ट्रेस को इस तरह निशाने पर लेने से सहमत नहीं है। वहीं कुछ लोगों की वजह से पूरी फिल्म इंडस्ट्री की छवि में छेद करने से भी वो सहमत नहीं है। इन्हीं में से एक तापसी पन्नू भी हैं। कंगना को कई बार बिना नाम लिए जवाब देने वाली तापसी ने बॉलीवुड में ड्रग्स के मुद्दे पर बेबाक राय रखी। मेरे लिए जया मैम एक बहुत बड़ी स्टार है और उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होके हमारी इंडस्ट्री को डिफेंड किया है। आई थिंक वो बहुत बड़ा मोमेंट था। उनकी स्पीच देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ट्वीट किया। अब बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं उसके लिए तो हमें लगता है कि अलग से एजेंसी बिठा देनी चाहिए कि क्यों नहीं बोल रहे हैं। तापसी पन्नू ही नहीं, हेमा मालिनी भी जया बच्चन के समर्थन में आई। उनका जया बच्चन को समर्थन देना हैरान करता है, क्योंकि जया बच्चन समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, जबकि हेमा मालिनी बीजेपी की हैं। लेकिन ड्रग्स पर बंटे बॉलीवुड में हेमा ने जया का ही साथ दिया।
मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर जया बच्चन जी और रवि किशन जी ने जो भी मुद्दा उठाया उसमें आपस में लड़ने की बात है ही नहीं। दोनों का मकसद यही था कि जो बॉलीवुड के विषय में जो बात किया जा रहा है, गलत कहा जा रहा है, गंदा कहा जा रहा है, वो उसको रोकने के लिए कोशिश है। इसको बड़ा चढ़ा के कुछ और बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। बॉलीवुड ने हमें नाम, शोहरत, इतना कुछ रेस्पेक्ट इतना दिया है कि उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। इसको इतने आसान तरीके से इसको बदनाम करने की जो कोशिश किया जा रहा है वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। दैट इज व्हाट माय मेन थिंग इज, आई वांटेड टू टेल ऑल ऑफ यू। जया बच्चन को शिवसेना का भी साथ मिला। पार्टी के मुखपत्र सामना ने जया बच्चन की तारीफ की और लिखा कि श्रीमती बच्चन सच बोलने और अपनी बेबाकी के लिए प्रसिद्ध हैं। जया बच्चन के थाली में छेद करने वाली बात को लेकर बॉलीवुड में एक तबका खामोश भी है, लेकिन धीरे धीरे इसके पक्ष और विपक्ष में आवाज उठ रही है। मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर ने रवि किशन के सुर में सुर मिलाते हुए ट्वीट किया, फिल्म जगत अगर थाली है तो ये थाली सबकी है, ये सबकी भूख मिटाती है और सब अपनी मेहनत से इस थाली में रखने के लिए रोटियां कमाते हैं और कोई किसी के टुकड़ों पर नहीं पलता। इस थाली पर आईएसआई की जगह संविधान की मुहर है। ये थाली किसी एक परिवार, खानदान या वंश की पपौती नहीं है। जया बच्चन ने थाली में छेद के जरिए निशाना साधा तो बात दूर तक पहुंच गई। एक के बाद एक कई किरदार इस बहस में कूद पड़े। बॉलीवुड में ड्रग्स के काले खेल पर थाली वाले बयान पर जुबानी रेल धड़ाधड़ दौड़ने लगी। इस तरह की तस्वीरें बॉलीवुड की फिल्मों में आम हैं। जाने अनजाने में बॉलीवुड ने फिल्मों में ड्रग्स को ग्लैमराइज किया, लेकिन पर्दे पर चेतावनी लिखने वाले असल जिंदगी में खुद को चेताने से कतराते रहे। नतीजा बेलगाम हो गई हैं ड्रग्स को लेकर बातें। बदनाम बॉलीवुड पर जारी है घमासान। थमने का नाम नहीं ले रहा संग्राम। थाली पर गाली तक की नौबत। दो फाड़, सीधे सीधे दो फाड़ हो गया है बॉलीवुड। बड़ा धड़ा जया के साथ तो छोटा धड़ा कंगना के साथ, और तमाशा जोरदार। पहली बात तो उन्हीं के शब्दों में बोलना चाहूंगी, जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करना चाहिए। जिस इंडस्ट्री ने आपको इस मुकाम पे जो आपको लेकर आई है, जहाँ पे आप लोग आपकी बात सुनते हैं, आपको मानते हैं, आपको वैल्यू देते हैं, आपको उन्होंने इतना बड़ा स्टार बनाया है, ये इंडस्ट्री ने आपको प्लेटफॉर्म नहीं दिया होता तो शायद आप इतने बड़े स्टार नहीं बन पाते। बहुत ज्यादा अनफेयर है। हर तरीके के लोग हैं। मुझे पता नहीं क्यों इन सबके पीछे एक बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट लगता है। जैसे ही आप कहते हैं कि यहाँ ड्रग्स का पूरा व्यापार है, तो जो हिंदुस्तान में बैठा हुआ आपका टीवी देख रहा है वो मुझे देखता है तो उसको लगता है कि कोई ड्रग का जो है गोदाम आ रहा है। जब इस तरह से बात हो रही है तब मुझे लगता है कि इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। बिल्कुल, इसमें बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है कि इस तरह के राग अलापे जा रहे हैं। कंगना की बातें बहुतों को नागवार गुजरी हैं, लेकिन लंबी खामोशी के बाद सबके स्वर फूट रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड को गटर कहने वाला उनका बयान 26 अगस्त का है। सवाल ये है कि अब क्यों कंगना को घेरा जा रहा है, खासकर तब जब वो कई मोर्चों पर घिरी पड़ी हैं। खैर, उनके भी समर्थकों की कमी नहीं। वैसे विवादों के केंद्र में 3 लोग हैं, कंगना, जया और रवि किशन। बाकी लोग इनकी कक्षा में परिक्रमा लगा रहे हैं। इस केंद्र से एक और आवाज आई है। रवि किशन ने शेर उछाला है, नशा फूंक कर बढ़ी किसकी अब तक शान, चिता सरीखा तन जले घर हवे शमशान। बॉलीवुड का हित यही समझो ध्यान लगाए, सभी नशे से मुक्त हो ऐसा होए उपाय। वीर शिवा की भूमि पर बंद करो ये पाप, मर्यादा का जन्म हो तभी मिटेगा ताप। लेकिन बीजेपी के ही सांसद बाबुल सुप्रियो अपने ही सांसद की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। संसद में भी जो लोग कह रहे हैं
जो माननीय सांसद बात कर रहे हैं, हम सब बॉलीवुड के हैं। अभी इसमें आप पॉलिटिक्स ये वगैरह मत ढूंढिए। बॉलीवुड में एग्जेम्पलरी मोटिवेटर्स हैं जो बहुत डिसिप्लिन लाइफ लीड करते हैं। करेक्ट टाइम पे एक्सरसाइज, खाना, सही पढ़ाई करना, स्टेज पे जाके ठीक से बात करना, सारी चीज़ें हैं। तो अगर ये बॉलीवुड के ग्रे एरियाज सामने आए हैं, जो सप्लायर्स है एनसीबी उस पर देख रही है, टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, वो क्रिमिनली प्रोसिक्यूटेड होंगे। शायद ऐसे ही हंगामे पर काफिल आजर ने शेर रचा होगा। बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। आज तक ब्यूरो। कोरोना जैसे जैसे पांव पसार रहा है, मुश्किलें एक तरह से बढ़ती जा रही हैं। अब देश भर में कोरोना केस 51 लाख के पार जा चुका है। इसका सबसे ज्यादा संकट स्वास्थ्य सेवाओं पर दिखने लगा है। कई शहरों में ऑक्सीजन सप्लाई की कमी बताई जा रही है, तो कुछ जगहों पर बेड की कमी है। कोरोना वायरस बेकाबू है। इन दिनों रोजाना 90,000 से ज्यादा लोग एक दिन में संक्रमित हो रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी 24 घंटे में 1000 से नीचे नहीं आ रहा। इस भीषण खतरे के बीच राहत की कोई किरण भी नजर नहीं आ रही। सबकी जुबान पर सवाल है कि कब तक आएगा कोरोना वैक्सीन। आखिर वैक्सीन की कामयाबी से अभी कितने दूर हैं वैज्ञानिक, इस पर पूरा अपडेट बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देश में नॉन स्टॉप कोरोना की रफ्तार देखिए। कुल संक्रमितों की संख्या 51 लाख से ज्यादा हो चुकी है। अलग अलग राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में बीती रात 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा केस आए। इसके साथ ही राज्य में संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 11,21,221 हो गया। कल आंध्र प्रदेश में भी 8,835 नए मामले सामने आए। इसे मिलाकर राज्य में कुल केस 5,92,760 हो गए। तमिलनाडु में भी 5,652 नए मामले दर्ज किए गए। इन्हें लेकर कुल संक्रमितों की संख्या 5,19,860 हो गई। चौथे नंबर पर 9,725 नए मामलों के साथ कर्नाटक में 4,84,990 कुल केस हो गए। वहीं यूपी में 24 घंटे में 6,229 नए मामले दर्ज किए गए। इसे मिलाकर कुल पीड़ितों की संख्या राज्य में 3,30,265 हो गई। महाराष्ट्र में तो हालत ऐसी हो गई है कि अस्पतालों में अब ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी है। बढ़ते डिमांड की वजह से राज्य में कुछ जगहों पर मौत भी होने लगी है। उन्हीं में से एक हैं हिंगोली जिले के संजय हंबोरे। ऑक्सीजन के अभाव में जान चली गई। वहीं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री दावा कर रहे हैं कि फिलहाल किसी जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं है। ऑक्सीजन का आने वाले दिनों में ऑडिट होना जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन एक बहुत ही कीमती और अभी जरूरी ऐसा एक द्रव्य है, और मुझे लगता है कि इसको ठीक से इस्तेमाल करना जरूरी है, और इसलिए उसका ऑडिट करना भी आरोग्य विभाग ने उसको मांग की है, जिसको भी कैबिनेट ने मान्यता दी है। दिल्ली की सूरत भी बदलती नहीं दिख रही। बुधवार की शाम राजधानी में 24 घंटे में 4,473 मामले दर्ज किए गए। यहां एक दिन में ये अब तक के सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले हैं। नए केस मिलाकर दिल्ली में संक्रमितों की कुल संख्या 2,30,269 हो गई है। बढ़ते खतरे से सचेत होते हुए गुजरात सरकार ने अहम फैसला लिया है। 21 सितंबर से केंद्र सरकार ने 9वीं से 12वीं क्लास के लिए स्कूल खोलने को कहा है, लेकिन रूपाणी सरकार ने तय किया है कि फिलहाल स्कूल बंद रहेंगे। दुनिया कोरोना संकट से त्राही त्राही कर रही है। उन सब के बीच वैक्सीन की कवायद जोर शोर से जारी है। भारत के लिए भी उम्मीद यही है। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक का क्लिनिकल ट्रायल और वितरण जल्द हैदराबाद की कंपनी डॉक्टर रेड्डी शुरू कर सकती है। डील के तहत 10 करोड़ कोरोना वैक्सीन तैयार किए जाएंगे। मुंबई से पंकज खेलकर और दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।